ये टीवी बाइंग गाइड देखने के बाद कौन सा टीवी का पैनल लेना चाहिए, गेमिंग करने के लिए ये हर्ट्ज, वीआरआर, एएलएम, इन सब का क्या काम है, मूवी देखनी है तो साइज पे ज्यादा फोकस करें या ये एचडीआर, डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी विजन, इन सब पे ज्यादा फोकस करें। हर एक चीज के बारे में एजुकेट करूंगा, जिसके बाद कभी भी घर पे गलत टीवी नहीं लेके आओगे भाई साहब। उस एजुकेशन के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टीवी की असली जान, टीवी की रूह, टीवी का डिस्प्ले पैनल की टेक्नोलॉजी। उसके अंदर मेनली आपको 4 टेक्नोलॉजीज मिलती हैं, एलईडी, फिर क्यूएलईडी, ओएलईडी और मिनी एलईडी, जो कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। एलईडी मोस्ट कॉमन, सबसे पुरानी और सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी है, लेकिन सस्ती का मतलब बिल्कुल भी लो क्वालिटी नहीं होता। एलईडी डिस्प्ले पैनल के अंदर एक बैकलाइट का यूज होता है, जो बैकलाइट टीवी के पीछे हर टाइम ऑन रहती है। अब उस बैकलाइट और स्क्रीन के बीच में एक फिल्टर होता है, जो फिल्टर लाइट को कंट्रोल करके सारे के सारे कलर्स बनाता है। क्योंकि हर टाइम पीछे से लाइट हमेशा ऑन है, तो वो फिल्टर जितनी मर्जी लाइट को रोकने की कोशिश कर ले, लाइट की लश्कोर आती है, जिस वजह से ब्लैक सीन्स थोड़े ग्रेइश बन जाते हैं एंड आपको वो ट्रू बिल्कुल जेट ब्लैक वाला ब्लैक नहीं महसूस होता इन एलईडी टीवीज के अंदर। सिर्फ इस थोड़े से ब्लैक्स को छोड़ के ये सबसे ज्यादा कॉमनली मिलने वाले टीवीज हैं, सबसे ज्यादा सस्ते टीवीज हैं, सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करने वाले टीवीज हैं। ब्राइटनेस भी काफी अच्छी खासी होती है। अगर आप लिविंग रूम में लाइटें जगा के या दिन में भी टीवी देखते हो तो भी ये एलईडी टीवीज आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे से एक बैक लाइट है एंड मोस्ट ऑफ लोगों के घर यही टीवी लगे होंगे। तो सिर्फ वो डार्क सीन्स में हल्का सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वो भी तब अगर आप लाइटें बंद करके टीवी देख रहे हो। उसके बिना वो ग्रे वाले फील्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एलईडी टीवी के अंदर भी मिलते हैं हमें 2 मेन तरह के पैनल्स, वीए पैनल और आईपीएस पैनल। इनकी टेक्निकलिटी समझने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट ये समझो वीए पैनल के अंदर आपको ज्यादा अच्छे ब्लैक्स मिलेंगे, लेकिन आईपीएस पैनल के अंदर आपको ज्यादा अच्छे व्यूइंग एंगल्स मिलेंगे एज कंपेयर टू वीए पैनल। अगर आप थोड़ा ज्यादा रात में टीवी देखते हो तो एलईडी के अंदर वीए पैनल लेना। अगर आप ज्यादा दिन में टीवी कंज्यूम करते हो, लिविंग एरिया के अंदर टीवी लगाना है जहां पे आपको ज्यादा व्यूइंग एंगल्स चाहिए, तो आप हमेशा चूज करना आईपीएस पैनल। एंड इन दोनों की पहचान करनी बहुत इजी है। जस्ट अगर आप अपने टीवी के ऊपर एक फिंगर से टच करोगे तो अगर वो पानी टाइप सा फील हो रहा है, वो एक वीए पैनल है। लेकिन आईपीएस पैनल को हल्का सा खड़का के देखोगे, वो सारे कहीं से लाइट जगेगी। आराम से डिफरेंशिएट हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। इसी एलईडी टीवीज के अंदर ही एक चीज और आती है, मतलब सबसे ज्यादा टाइप्स इसी के अंदर है, क्योंकि ये अफोर्डेबल है, इसके अंदर वेरिएंट्स भी ज्यादा आते हैं और लोग कंफ्यूज्ड भी तभी एलईडी टीवीज में ही होते हैं। और एलईडी टीवीज के अंदर आता है पैलेट टाइप, 8 बिट पैलेट टाइप और 10 बिट पैलेट टाइप। 8 बिट वाला अप्रॉक्स 16 मिलियन कलर्स को प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन 10 बिट वाला वहीं पे 1 बिलियन कलर्स को प्रोड्यूस कर सकता है। एंड यही रीजन है कि 8 बिट वाले के अंदर आपको कलर बेंडिंग भी दिखने को मिलती है। इतने कलर्स ही नहीं है कि वो उस सीन को आराम से दिखा सके, इसीलिए हमेशा एलसीडी के अंदर 10 बिट कलर ही लेना। अब एलईडीज की रामकथा यहीं पे खत्म होगी। अब बताता हूं क्यूएलईडी, जो कि एक एलईडी का ही अपग्रेडेड वेरिएंट है। इसके अंदर भी एक बैकलाइट होती है, स्क्रीन होती है, बीच के अंदर जो इसका फिल्टर है उसको क्वांटम डॉट फिल्टर कहते हैं, क्यूएलईडी, जिसके साथ बहुत ही हाई एंड और बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स ट्रांसफर होते हैं। जो वाइब्रेंट कलर स्पोर्ट्स के अंदर, गेमिंग के अंदर काफी मजेदार फीलिंग देते हैं। लेकिन इस कलर्स के अलावा एलईडी टीवी एंड क्यूएलईडी टीवी बिल्कुल सेम होते हैं, सेम स्पेसिफिकेशंस होती हैं, सेम हर्ट्ज के टीवी होते हैं, सारा कुछ सेम होता है। आई नो अभी हर्ट्ज वाली बाउंसर सिर के ऊपर से गई होगी, आगे गेमिंग वाले सेक्शन में सब हर्ट्ज का बताऊंगा, क्या होता है, कैसे होता है, कब चाहिए, क्यों चाहिए, एफपीएस क्या है, एवरीथिंग। उससे पहले सुनो ओएलईडी, क्योंकि इस चीज के अंदर घर जाएगा, ये इतनी ही महंगी टेक्नोलॉजी है। जैसे एलईडीज के अंदर एक बैकलाइट थी और बीच में से फिल्म लगी हुई थी जो कलर्स को कम ज्यादा कर रहा था, लेकिन अब ओएलईडीज के अंदर जितने भी आप कलर्स देख रहे हो, पूरी की पूरी एलसीडी के अंदर इकल्ला इकल्ला पिक्सल अपने आप में जगता है और अपने आप में बुझता है, जिस वजह से ओएलईडी टीवी के ब्लैक्स इतने ज्यादा इंसेन है कि अंधेरे कमरे में आप हॉरर मूवी देख ही नहीं सकते। इट इज जस्ट अ थिएटर लाइक एक्सपीरियंस। इन्हीं ओएलईडी टीवीज के अंदर आपको सबसे बेस्ट कॉन्ट्रास्ट रेशियोस मिलेंगी, सबसे बेस्ट व्यूइंग एंगल्स मिलेंगे, जितना मर्जी साइड से देख लो, क्योंकि ऑब्वियसली पिक्सल खुद में ही लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ओवरऑल ओएलईडी जितनी ज्यादा महंगी है, लाइक लिटरली 65 इंचेस की ओएलईडी 3 लाख की रेंज में जाती है। पर उसके साथ साथ ओएलईडीज के डिसएडवांटेजेस भी काफी ज्यादा हैं। सबसे पहले पिक्सल खुद के अंदर लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बहुत बारी अगर आप एक ही चैनल देखते हो, फॉर एग्जांपल न्यूज चैनल, तो वहां के पिक्सल जग जग के खराब हो जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं। उसके बाद अगली चीज, ओएलईडी टीवी हद से ज्यादा रिफ्लेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई ग्लास से बने होते हैं, जिस वजह से लिविंग रूम के अंदर अगर आप ले जाते हो, ऑड व्यूइंग एंगल से देखते हो तो बहुत
बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन क्रिएट होती है। अगली और सबसे बड़ी चीज के ओएलईडी के अंदर पिक्सल खुद में जगते हैं, इनके पीछे लाइट नहीं है, तो इनकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा कम होती है। तो आपको ये लिविंग रूम में लगा के उतना एक्सपीरियंस कभी भी नहीं दे पाएंगे जितना एक्सपीरियंस एक एलईडी टीवी या क्यूएलईडी टीवी दे देंगे। ओएलईडी टीवी को तब कंसीडर करना हमेशा अगर आपके पास अंधा पैसा है और आपको एक बड़ी स्क्रीन अंधेरे रूम में लगा के फुल अंधेरे में एक्सपीरियंस कर रहा है। हमेशा किसी चीज का एक्सपेंसिव होना, अच्छे होना डजंट मीन के वो चीज आपके लिए ही बनी है। चूज वाइसली, आगे चलो, अभी आपके डिसीजन बहुत चेंज होने वाले हैं। फिर हमारी सबसे लास्ट और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है मिनी एलईडी टेक्नोलॉजी। अब मिनी एलईडी के अंदर भी पीछे से बैकलाइट लगती है जैसे सिंपल एलईडी वाले में लगती थी। इस मिनी एलईडी के अंदर बैकलाइट के अंदर बहुत सारी माइक्रो एलईडीज होती हैं जिनके अंदर बहुत सारे अलग अलग खुद के अंदर ही डिमिंग जोन है। जैसे अगर किसी जगह पे आपको ब्लैक्स चाहिए तो वो वहां की मिनी एलईडीज बंद कर देती है, जिस वजह से आपको एक बहुत अच्छे ब्लैक्स मिल पाते हैं। क्योंकि सिंपल एलईडी के अंदर तो पूरी बैकलाइट हमेशा जगती रहती थी। तो ये एक बहुत ज्यादा स्वीट स्पॉट है क्योंकि इसके अंदर आपको ब्राइटनेस भी ज्यादा मिलती है ओएलईडी से। ओएलईडी से ये सस्ती भी ज्यादा है, ब्लैक्स भी ठीक मिल गए, व्यूइंग एंगल्स भी डिसेंट आ गए, कलर्स भी विविड आ गए। मतलब ओवरऑल ये मिनी टीवीज आज की डेट में काफी लेटेस्ट एंड काफी ट्रेंडिंग टीवीज। अगला ही क्वेश्चन कि भाई साहब ये 4K HD UHD 8K रेजोल्यूशन होती क्या है और इसका मेन काम क्या है। आप कोई भी फोटो खींचते हो उसको कितना ज्यादा आप जूम कर सकते हो और वो जूम करने पे भी कितनी ज्यादा आपको डिटेल मिलेगी और कितनी देर बाद जाके पिक्सल फटने शुरू होंगे, दैट इज रेजोल्यूशन। जितनी ज्यादा बड़ी रेजोल्यूशन होगी आप उतना ज्यादा जूम कर पाओगे। अगर टीवी की लैंग्वेज में बात करें, आपकी जितनी ज्यादा बड़ी रेजोल्यूशन होगी आप उतने बड़े टीवी के ऊपर बिना पिक्सल को फाड़े बड़ा बड़ा देख सकते हो। रेजोल्यूशन होती है चार मेन तरह की। एचडी जो कि होती है 720p, इसकी तरफ तो आज की डेट में देखना भी मत, है आउटडेटेड हो चुके हैं। 720p वाला टीवी कभी मत खरीदना। फिर आती है फुल एचडी टीवी 1080p वाली। आज की डेट में भी बड़े ब्रांड सैमसंग एलजी वगैरह अपने 32 इंचेस के टीवी के अंदर फुल एचडी 1080p वाला मॉडल बना रहे हैं, क्योंकि 1080p वाला थोड़ा बजट रेंज के अंदर 32 इंच का टीवी आ जाता है, ऑलमोस्ट 10 से 15 हजार के बीच का। एंड उस टीवी के अंदर आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आप 1080p देख रहे हो कि 4K देख रहे हो। जैसे कि मैंने बोला था, आपको वो रेजोल्यूशन को एक्सपीरियंस करने के लिए जूम इन करना पड़ेगा या फिर टीवी को बड़ा लेना पड़ेगा। तो अगर आपका टीवी ही छोटे साइज का 32 इंच का टीवी है, उस पे आपको 1080p की रेजोल्यूशन भी मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन यही जो बड़े ब्रांड्स हैं, जब भी आप 43 इंचेस के ऊपर जाते हो 1080p वाली ऑप्शन ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि वहां पे जाके 4K का डिफरेंस शुरू होने लग जाता है। अगर आप 1080p कंटेंट देखोगे, हल्का हल्का आपको फटने का, पिक्सेलेटेड का फीलिंग आएगी, जिस वजह से 43 से लेके 75 85 तक आपको इजीली 4K टीवीज मिल जाते हैं, जिसको नॉर्मल एलईडी टीवीज को कहते हैं 4K UHD अल्ट्रा एचडी टीवी। हमेशा 4K टीवी की तरफ जाना, क्योंकि मोस्ट ऑफ आजकल नेटफ्लिक्स का, प्राइम का कंटेंट 4K के ऊपर शूट हो रहा है, 4K के ऊपर टीवी पे आ रहा है। एंड 4K और 1080p की क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब आप कहोगे 8K भी तो आ रहा है, PS5 के ऊपर भी शुरू में डब्बे पे 8K लिखा होता था। तो वो सब एक मार्केटिंग गिमिक है। आज की डेट में कोई भी कंटेंट 4K पे अवेलेबल ही नहीं है। अगर आप टीवी भी 4K का खरीदोगे, 8 से 10 लाख का टीवी जाएगा, उस चीज की कोई सेंस नहीं है। आप 4K टीवी खरीदो, ये जो OLED टीवी है, मिनी एलईडी, एलईडी, सब के अंदर 4K आपको अवेलेबल है। मजे से 4K खरीदो। रेजोल्यूशन से भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है टीवी की ब्राइटनेस, जिसका इंपैक्ट सिर्फ आपको इसमें नहीं पड़ेगा कि रूम की लाइट ज्यादा है तो टीवी की विजिबिलिटी, ना 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 ना, ब्राइटनेस के और भी बहुत सारे काम है HDR के अंदर, कॉन्ट्रास्ट रेशो के अंदर, बहुत सारी चीजों के अंदर। तो अगर आप एक नॉर्मल लिविंग रूम के अंदर टीवी को यूज करने वाले हो, तो कम से कम टीवी की ब्राइटनेस 700 से 800 निट्स तो होनी ही चाहिए। इतनी ब्राइटनेस से कम तो आपको विजिबिलिटी में ही नहीं मजा आने वाला होगा। इसीलिए मैंने बोला था कि OLED टीवीज अगर आप लिविंग रूम में यूज करने वाले हो तो आपके लिए नहीं बने, क्योंकि उनकी ब्राइटनेस ऑलमोस्ट 500-600 निट्स तक जाती है, जो कि बहुत कम है एक लाइट वाली सिचुएशंस के हिसाब से। एंड जो मिनी एलईडीज है, उनकी ब्राइटनेस ऑलमोस्ट 1000-1200 तक इजीली जाती है। अगर आप लिविंग रूम में टीवी लगा रहे हो तो ये ध्यान रखना 700-800 कम से कम हो ही हो, जो आपको मिलेगी एलईडी टीवीज के अंदर और मिनी एलईडीज के अंदर। अब मेन चीज बात करते हैं, इस ब्राइटनेस का काम पिक्चर क्वालिटी में कैसे आता है। आपने ये बहुत सारे नाम सुने होंगे, HDR, डॉल्बी एटमॉस, HLG, HDR10+, ये जितने भी नाम मैंने लिए, ये सभी फॉर्मेट्स हैं। सबसे बड़ा डॉल्बी एटमॉस है और सबसे छोटा HDR है, उसके बीच में HLG, HDR10, HDR10+, वो सब आते हैं। ये फॉर्मेट्स मेनली काम में आते हैं
डार्क्स और लाइट्स को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लेके आने के लिए। जैसे एक ही सीन के अंदर बहुत ज्यादा लाइट वाले सीन्स है, हाईलाइट्स वाले सीन्स हैं, एंड उसी सीन के अंदर बहुत ज्यादा ब्लैक्स एंड शेडोज वाले सीन है। उन दोनों सीन्स को इकट्ठे मर्ज करके आपका टीवी जिस तरह से प्रोड्यूस कर पाता है, उस डार्क्स के अंदर से, ब्लैक्स के अंदर से डिटेल्स निकालनी, एंड उस इतनी ज्यादा लाइट वाले पोर्शन से डिटेल्स निकालनी, एंड इन दोनों डिटेल्स को इकट्ठे मिक्स करके वो HDR सपोर्ट के अंदर वो आपका टीवी किस तरह से काम करता है, वो पूरे का पूरा डिपेंड होगा आपके ब्राइटनेस के ऊपर। क्योंकि जितनी ज्यादा पीक ब्राइटनेस होगी उतना ज्यादा टीवी हाइज को दिखा पाएगा, और जितनी ज्यादा टीवी की HDR की प्रोसेसिंग चिप पावरफुल होगी, वो ब्लैक्स को मेंटेन करके उसकी डिटेल्स को निकाल के आपको एक इकट्ठा पैकेज बना के दिखा पाएगा। जो चीज बोलने के अंदर बहुत ही टेक्निकल लगती है, लेकिन जब भी आप टीवी देखना शुरू करते हो, यू कैन इजीली टेल कि इसके अंदर HDR कैपेबिलिटीज नहीं है। आपको वो लाइट्स बहुत ही ज्यादा ओवरली एक्सपोज्ड दिखेंगी, और वो डार्क्स के अंदर डिटेल्स ही नहीं दिखेंगे। अच्छी HDR कैपेबिलिटीज वाला टीवी ही एक आपको अच्छा रिच एक्सपीरियंस दे पाएगा। और ये डॉल्बी विजन जैसी चीजें सस्ते ब्रांड्स अपने सस्ते टीवीज में देने का भी एक प्रॉमिस करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके टीवी की ब्राइटनेस ही अच्छी खासी नहीं है, तो वो उन डॉल्बी विजन जैसे फॉर्मेट्स को डिकोड ही नहीं कर पाएगा। तो जाके देखो कि हाइज कितने हैं, लोज कितने हैं, एक्सपीरियंस कैसा है, क्या वो मैनेज कर पा रहा है प्रॉपर HDR को। आप सिर्फ और सिर्फ वो ब्रांड के ठप्पों से जज नहीं कर सकते कि हाँ इसमें HDR है, इसमें डॉल्बी एटमॉस है, क्योंकि इस फॉर्मेट्स को डिकोड करने के लिए पीछे से पैनल स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छी ब्राइटनेस होनी चाहिए, वो फुल कॉम्बो होना चाहिए। अब आपने पैनल समझ लिया, उसकी टेक्नोलॉजी समझ ली, HDR कैपेबिलिटी समझ ली, अब मेन चीज बताता हूं गेमिंग के अंदर क्या चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले गेमर्स का प्यार होता है FPS, फ्रेम्स पर सेकंड। जितने ज्यादा FPS होंगे गेमर्स को उतने ज्यादा नशे चढ़ जाते हैं। नॉर्मली PS5 की स्टोरी गेम्स के अंदर 60 FPS मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेलते हो तो 90 to 120 हर्ट्ज की जरूरत होती है। अब टीवी के अंदर FPS टर्म अवेलेबल नहीं होती, उसके अंदर होती है टर्म हर्ट्ज, HZ। अब मेनली LED और QLED टीवीज होते हैं 60 हर्ट्ज के, क्योंकि उनके अंदर सेम टेक्नोलॉजी यूज हुई है। फिर जो मिनी LED और OLEDs हैं, उनके अंदर आपको मिलते हैं 120 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब होता है रिफ्रेश रेट के एक सेकंड के अंदर आपकी स्क्रीन कितनी बारी रिफ्रेश होती है। 60 हर्ट्ज वाली एक बारी में 60 टाइम्स रिफ्रेश होती है, 120 वाली 120 टाइम रिफ्रेश होती है। FPS होते हैं फ्रेम्स पर सेकंड के, कितने फ्रेम्स टीवी जनरेट कर पा रहा है गेम खेलते हुए। तो जितनी बार टीवी रिफ्रेश होगा उतने ही टीवी फ्रेम्स जनरेट कर पाएगा। तो इसीलिए हर्ट्ज और फ्रेम्स इक्वल ही होती हैं, एक ही चीज होती है, जस्ट दोनों की डेफिनेशंस और दोनों के नाम अलग अलग हैं बस। अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो, आपके पास PS5 भी है, तो भी आपको 60 हर्ट्ज का टीवी मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप बहुत ही ज्यादा एक एक इंच के ऊपर खेलते हो कि बस कॉम्पिटिटिव हो, सिर्फ तब आपको एक 120 हर्ट्ज के टीवी की तरफ जाना चाहिए। नहीं तो 98% लोगों के लिए 60 हर्ट्ज का टीवी मोर देन सफिशिएंट है। मैं 2 साल से 60 हर्ट्ज के टीवी पे गेमिंग कर रहा हूं, टेस्टिंग कर रहा हूं, कंटेंट बना रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 60 हर्ट्ज। बस वो 60 हर्ट्ज एक अच्छे ब्रांड का स्टेबल 60 हर्ट्ज होना चाहिए। उसके अलावा गेमिंग के अंदर आती है टर्म VRR, वेरिएबल रिफ्रेश रेट। जस्ट VRR में वेरिएबल जुड़ गया रिफ्रेश रेट के साथ, जिसका मतलब है कि जो वो 60 हर्ट्ज का टीवी है उसके अंदर अगर VRR है तो वो उसके हर्ट्ज को और ज्यादा पुश करेगा, और ज्यादा स्मूथ और स्टेबल रखने की कोशिश करेगा आपके FPS को गेम खेलते हुए। फिर आता है ALLM, ऑटो लो लेटेंसी मोड, जो मेनली गेमिंग करते हुए होता है इनपुट लैग के लिए, कि कंट्रोलर से जब भी आप कोई भी गन चलाओ साथ के साथ चले और साथ के साथ टीवी पे दिखाई दे, मतलब कि टीवी डायरेक्टली बाईपास कर देता है कनेक्शन को, ये समझ के उसके साथ कंसोल कनेक्टेड है एंड बहुत ही फास्ट कनेक्शन पास थ्रू करना है। फिर अच्छे ब्रांड्स के टीवी में सोनी, LG, सैमसंग के अंदर आपको गेमिंग मोड्स भी मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप डिफरेंट स्क्रीन सेटिंग्स कर सकते हो। ऑटोमेटिकली बहुत सारी डिफॉल्ट सेटिंग सेट भी होती हैं, जिसके साथ जेन्युइनली काफी फर्क पड़ता है पैनल्स के अंदर। तो बेटर अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हो तो गेमिंग मोड वाला टीवी ही देखना। एंड सिर्फ गेमिंग के अंदर ही नहीं, ये हर्ट्ज वाली चीज का डिफरेंस आपको स्पोर्ट्स देखने के अंदर भी फील होगा। जैसे ही क्रिकेट की बॉल का स्ट्रोक बजता है, अगर आपके टीवी के अंदर ज्यादा हर्ट्ज हैं, ज्यादा रिफ्रेश रेट है, तो बॉल की गोस्टिंग बहुत ही कम हो जाएगी। लेकिन वही अगर हर्ट्ज कम है, VRR नहीं है,
तो गोस्टिंग ज्यादा बढ़ जाएगी। आज से 5 साल पहले तक टीवी सिर्फ एक स्क्रीन हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में टीवी खुद में एक कंप्यूटर ही बन चुका है, क्योंकि हर टीवी के अंदर अपना एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है एंड वो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा वेरी करता है कि आप कौन सा टीवी लो। एलजी में आपको मिलता है वेब ओएस, सोनी के अंदर आपको मिलता है गूगल टीवी, सैमसंग के अंदर मिलता है टाइसन ओएस। मैंने एमआई के भी स्मार्ट टीवी चला के देखे, उनको मैं पर्सनल लेवल पे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उनके अंदर खुद ब खुद ही एड्स आ रही हैं भाई साहब, उनके अपडेट्स का भी कुछ नहीं पता। तो बड़ा ही बेकार सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है। अकॉर्डिंग मी सबसे बेस्ट अभी तक का एक्सपीरियंस है सोनी के टीवी का, बट सोनी के टीवी नॉर्मल एलजी और सैमसंग से 10,000 प्रीमियम पे होते हैं, तो उस वजह से पर्सनली आई विल गो विद एलजी और सैमसंग, क्योंकि प्रॉब्लम मुझे उन दोनों के सॉफ्टवेयर से भी कोई नहीं है। 3 से 5 साल के आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते हैं जो कि मिलने चाहिए। आपको हमेशा सिस्टम में ऐप सपोर्ट मिलनी चाहिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप जितना एक्सपेंसिव टीवी लोगे सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस उतना ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि जितना महंगा टीवी उतनी हैवी उसके अंदर प्रोसेसिंग चिप और रैम होगी। जितनी ज्यादा बड़ा प्रोसेसर होगा टीवी का, उतना ज्यादा आपका टीवी का सॉफ्टवेयर स्मूथ चलेगा। थोड़ी थोड़े डिफरेंसेस सब में है। एलजी के अंदर आपको माउस वाली फैसिलिटी मिल जाती है, सोनी के अंदर आपको गूगल या कमांड वॉइस कमांड की ऑप्शन मिल जाती है। वो आप जब भी टीवी खरीदोगे स्टोर पे जाके एक्सपीरियंस जरूर करना, उसके बिना टीवी मत खरीदना। और सॉफ्टवेयर वाली चीज इतना कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कभी भी आपका सॉफ्टवेयर रुक गया, हैंग हो गया, लैग हो गया, करप्ट हो गया, जस्ट एक नई फायर टीवी स्टिक ले आओ या नई एप्पल टीवी क्यूब लगाओ, अपने टीवी से लगाओ और मजे से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है सबसे अंडररेटेड चीज के, इसके पोर्ट्स और कनेक्टिविटीज की। तो एक अच्छा खासा ब्लूटूथ का कनेक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि उसी कनेक्शन के थ्रू आप कोई भी एक्सटर्नल ईयरफोन्स कनेक्ट करने वाले हो, या फिर आपका रिमोट भी उसी ब्लूटूथ से कनेक्टेड होगा। फिर एक डुअल बैंड वाईफाई और इथरनेट का पोर्ट होना ही होना चाहिए। आई विल ऑलवेज प्रेफर के आप हार्ड वायरिंग करके रखो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती हार्ड वायरिंग के साथ, नहीं तो वाईफाई का तो झंझट ही झंझट रहता है, मुझे पसंद नहीं है पर्सनल लेवल पे। फिर आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है HDMI पोर्ट, क्योंकि इसी चीज के ऊपर फुल आपका गेमिंग का एक्सपीरियंस और साउंड का एक्सपीरियंस बेस है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, आपके टीवी के अंदर 3 HDMI पोर्ट तो होने ही चाहिए। जिन HDMI में से ध्यान रखना कि आपके कम से कम 2 पोर्ट 2.1 के या EARC वाले पोर्ट होने ही होने चाहिए, जिस EARC वाले से ही आप अपने साउंड बार को कनेक्ट करने वाले हो, क्योंकि उसी कंडीशन में आपको एक सही आउटपुट मिलेगा आपकी साउंड बार से। अगर आपके टीवी में 3 के 3 2.0 वाले पोर्ट हैं, तो ना ही आप अपने PS5 से सही आउटपुट ले पाओगे और ना ही आप अपने साउंड बार से सही आउटपुट ले पाओगे। ये वाली वीडियो देख लेना, आपको सब पता लग जाएगा कि क्यों। और अगर एक्सटर्नल साउंड बार की बात हो रही हो, तो टीवी के ऑडियो में क्या देखना चाहिए। बेसिकली हर टीवी के अंदर आपको ऑलमोस्ट 20, 30, 40 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स मिलते हैं, जो आउटपुट पीक आउटपुट बताती है ब्रांड। मेनली आपको RMS आउटपुट निकालनी पड़ती है उसमें से। एंड वैसे भी सभी के सभी टीवीज की वॉल्यूम फुल्ली फ्लैट होती है। 32 से लेके 43 इंची तक के टीवी पे आप फिर भी टीवी की वॉल्यूम से सीधा काम चला सकते हो, क्योंकि आप टीवी के थोड़ा पास बैठते हो। जैसे ही आप 55, 65, 75 इंचेस के टीवी पे जाते हो, डेफिनेटली आपको एक साउंड बार लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले तो आप टीवी से ज्यादा दूर होते हो। तो जस्ट एक अंदाजा लगा लो, अगर आपके पास 55, 65, 75 इंचेस का टीवी है, तो आपके रूम में कम से कम 10 फीट की जगह होनी चाहिए, जितनी दूर बैठ के आप टीवी को देखोगे। इट इज अ वेरी ऑप्टिमम प्लेस। मैं भी उतनी ही दूर अपने 65 इंचेस के टीवी से बैठता हूँ, एंड आई विल रिकमेंड यू टू, क्योंकि फुल मजेदार एक्सपीरियंस आता है उतनी दूर। जब आप उतनी दूर बैठ के टीवी के स्पीकर से आवाज सुनते हो, पहले तो टीवी के स्पीकर्स डाउनवर्ड फायरिंग होते हैं, डायरेक्टली हमारे कानों तक आवाज नहीं पहुंचती। फिर टीवी के स्पीकर्स बहुत ही फ्लैट आवाज होते हैं, कोई बेस नहीं होती, कोई फीलिंग नहीं होती, डायलॉग्स और बेस मिक्स हो रहे होते हैं, कुछ नहीं समझ आता। तो मेनली अगर आपको स्पीकर्स देखने हैं, उसकी आवाज सुनो एंड ये देखो कि कहीं डायलॉग्स और बेस मिक्स तो नहीं हो रही एंड सही से आवाज सुन पा रही है। ये चीज भी सिर्फ 32 और 42 इंचेस वाले टीवी में ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है। अदरवाइज इससे बड़े टीवी 55 इंचेस से आई विल रिकमेंड, चाहे आप 8 से 10,000 की साउंड बार ले लो, लेकिन साउंड बार लेना जरूर, लगाना जरूर। एंड टीवी के HDMI 2.1 या EARC पोर्ट से कनेक्ट करके लगाना, तब आपको फुल फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स विद द बेस ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी, जिससे आपको असली आपके 55 इंचेस 65 इंचेस का मजा आएगा। और इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ लोग चाहे जितना मर्जी बड़ा टीवी ले लें, सेटअप बॉक्स लगा के देखना बालिका वधू ही है। छोटी सी उस चीज के लिए आपके टीवी की अपस्केल की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, तो मैं नॉर्मली बता देता हूं। बड़े ब्रांड्स सोनी, LG और सैमसंग की अपस्केल कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है। कंटेंट की रेजोल्यूशन कम है, उसको अपस्केल करके आपको बड़े टीवी पे सही से बढ़िया से दिखा देता है। लास्ट चीज आ जाती है टीवी की रिपेयर, वारंटी, आफ्टर सेल सर्विसेज को कैसे
कैसे जज करें, तो आई विल नॉर्मली से कि बड़े ब्रांड का टीवी लो। अगर आपका कुछ भी खराब हो जाए तो घर आके आपको सर्विस मिले। अब इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन क्या है? अगर आपके पास अंधा पैसा नहीं है, आपको नॉर्मल यूज के सिनेरियो में टीवी देखना है, नॉर्मल सी गेमिंग कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल आपको टीवी से सिर्फ एक फन पर्सपेक्टिव चाहिए, तो एक एलईडी या QLED टीवी ले लो जिसके अंदर आपको 60 हर्ट्ज का पैनल मिलेगा। आप PS5 से आराम से स्टोरी मोड गेम एंजॉय कर सकते हो, जिसकी पीक ब्राइटनेस 800 से 1000 निट्स होगी। लाइट वाली सिचुएशन में भी आप फुल मजा कर लोगे, जिसमें एक 2.1 की या EARC पोर्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा LG, सैमसंग और सोनी वाले ब्रांड्स में से। डॉल्बी विजन की सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी, HDR10 या 10 प्लस मिलेगी, जो कि काफी डिसेंट परफॉर्मेंस है। पैनल में आप अपने अकॉर्डिंग VA या IPS ले सकते हो अपनी सिटिंग और व्यूइंग एंगल्स के हिसाब से। आई विल रिकमेंड कि ये वाली सारी चीजें आप बड़े ब्रांड में ही देखना, LG, सैमसंग, सोनी में से, क्योंकि पैनल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो छोटे ब्रांड्स हल्की क्वालिटी की यूज करते हैं, जिसमें आपको कलर बेंडिंग, लो क्वालिटी पैनल, फेडेड कलर, सॉफ्टवेयर लैग ना हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। हमेशा एक अच्छे ब्रांड का टीवी लेना, क्योंकि आज 5 से 7 हजार का ही फर्क होगा, लेकिन लॉन्ग रन में आपका बहुत डिफरेंस आ जाए।